मतलब जो लोग यूरिक एसिड बढ़ने पे पूरा प्रोटीन छोड़ देते हैं वो गलत है। बिल्कुल गलत है। अभी यूरिक एसिड के केस में क्या आ रहा है, यूरिक एसिड भी इनिशियल किडनी डिजीज का ही एक पार्ट है, वो एक्चुअली पूरी तरह से किडनी डिजीज का पार्ट नहीं है, पर पार्शियली किडनी डिजीज की वजह से ही हो रहा है कि आपकी किडनी क्या कर रही है, प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब कर रही है। यानी अगर हमने समय रहते यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारी किडनी को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपने सुबह पालक का साग खाया है, बढ़िया पालक पनीर खा लिया सपोज करो, तो पालक पनीर जैसी जो डिश है वो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए काफी खराब हो सकती है। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ भाई, 3 पीने वाली चीजें जरूर पियो। हम्म। कि एक तो सबसे पहले 15 बूंद दवा आधा कप पानी में डालिए, एक बार सुबह एक बार शाम कंज्यूम करिए, 8 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए। आप ये 2 दवा खाइए, जो 3 ड्रिंक्स बताइए वो पीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको अपनी पूरी जिंदगी यूरिक एसिड को कम करने की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, ये आज हम जानेंगे होम्योपैथी डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका। हेलो मंशु, थैंक यू। बहुत लोग परेशान है सर यूरिक एसिड से। उन्हें समझ नहीं आता है क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, लाइफ में क्या करें। और कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयां खाते रहते हैं। और कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, कम होता है, फिर एक पर्टिकुलर सीजन आता है, फिर उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ में ज्यादातर लोगों को देखा है। क्या यूरिक एसिड की दवाई पूरी जिंदगी खानी पड़ती है? देखिए हिमांशु, इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है। हम्म। अगर आपको जिंदगी में सारे मजे करने हैं, हम्म। सब कुछ खाना है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, हम्म। तो आपको फिर वो दवा जिंदगी भर खानी है। हम्म। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दवाई ना खानी पड़े हम्म। और आप थोड़ा सा अपने खाने के संग कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो आपको जिंदगी भर यूरिक एसिड की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पॉसिबल है कि बिल्कुल पॉसिबल है। यूरिक एसिड की दवा जिंदगी भर ना खानी पड़े? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे अंडर ट्रीटमेंट में रहते हैं, और मेरे अलावा भी बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कितने सारे पेशेंट्स की यूरिक एसिड की दवाइयां बंद कराई हैं, लोग नहीं खा रहे हैं हम्म। क्योंकि उनको नीड ही नहीं जरूरत पड़ रही है यूरिक एसिड की दवाई खाने की। अब उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया है, हम्म। तो उनकी बॉडी में उतने प्यूरिन्स जा ही नहीं रहे, ना उतना डिपॉजिट हो रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं। प्यूरिन क्या होता है सर, उसके बारे में बाद में, इसके बाद में बात करूंगा। लेकिन एक चीज मेरे को समझ नहीं आती। एक तरफ कहा जाता है आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हील करने के लिए प्रोटीन खाओ, और दूसरी तरफ फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो एक इंसान कैसे मेंटेन करे कि वो प्रोटीन भी खा रहा है और उसका यूरिक एसिड भी ना बढ़े? देखिए हिमांशु, इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। हम्म। हम प्रोटीन खाना हमारे लिए जरूरी है, ठीक हम्म। है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग है। हम्म। हर व्यक्ति की किडनी का काम करने की क्षमता अलग है, हम्म। लिवर के काम करने की क्षमता अलग है, उसके खुद के काम करने की क्षमता अलग है। हम्म। तो होता क्या है कि आप अपने शरीर के हिसाब से समझिए ना कि आपके लिए प्रोटीन की कितनी जरूरत है। भाई मेडिकल फील्ड क्या कहती है, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना आइडियल है। हम्म। यानी अगर मैं 80 किलो वजन का हूं तो 80 × 0.8, लगभग 64 ग्राम प्रोटीन मेरे को खाना है। हम्म। अब अगर मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोटीन को जीरो कर देता हूँ। हम्म। मैं खाऊंगा ही नहीं जी। मैं काला चना नहीं खाऊंगा, लोबिया नहीं खाऊंगा, छोले नहीं खाऊंगा, काली दाल नहीं खाऊंगा, मसूर नहीं खाऊंगा, हम्म। ठीक है, पालक नहीं खाऊंगा, साग नहीं खाऊंगा। हम्म। ठीक है, मैं बंद क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे हिसाब से इन सब में जो है ऐसी चीजें हैं जो मेरा यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। बिल्कुल सच बात है, इनमें ऐसी चीजें हैं जो यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। पर आप कम मात्रा में खाएंगे, लिमिटेड मात्रा में खाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। दूसरी बात, आपका यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिन प्यूरिन्स को किडनी को शरीर से बाहर फेंक देना चाहिए, किडनी उसे बाहर नहीं फेंक रही है बल्कि रीएब्जॉर्ब कर ले रही है। और अच्छा। रीएब्जॉर्ब करने की वजह से वो फिर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो जाके डिपॉजिट होने लग जाता है। फिर वही डिपोजिशन धीरे धीरे करके इन्फ्लेमेशन, पेन, वो सब चीजें करता है। हम्म। तो ऐसे में पेशेंट को क्या प्रोटीन खाने से नुकसान है? नुकसान नहीं है। ऐसे मरीज को आपको प्रोटीन कम देना है। कितना कम देना है? हम्म। आइडियली अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और आप सालों से ऐसी दवा खा रहे हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए, तो आप एक काम करो, कुछ दिन के लिए आप उस दवा को कर दो बंद, 1 हफ्ते के लिए। कोई सी भी दवा खा रहे हो, कोई भी किसी भी दवा पैथी आपका की? किसी भी पैथी खा रहे हो, आप सब दवा बंद कर दो, 1 हफ्ते के लिए बंद कर दो।
एक हफ्ते के लिए अपना वाटर इंटेक जितना ले रहे थे उसका डबल कर दो, अच्छा, पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा पिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3 लीटर के लिए एक बार में 1 लीटर पी जाएंगे, नहीं। आप घंटे के हिसाब से 1 गिलास पानी पीजिए, लगभग 10 गिलास पानी पियेंगे तो 2.5 लीटर पानी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। आप सिर्फ इतना पानी पी के देख लीजिए, घंटे के हिसाब से 1 गिलास पानी पीजिए, लाइक 10 घंटे में आपने 10 गिलास पानी पी लिया बस। प्रोटीन इंटेक आपको कम करना है, आप एक काम करो, 0.3 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खा लो। 0.8 मेडिकल फील्ड बोलती है ना, आप 0.3 ग्राम के हिसाब से खाओ, आधे का भी कम। आधे का भी कम। यानी अगर 80 किलो वजन है तो 8 3 जा कितना हो गया, 24 ग्राम। 24। कहाँ आप 64 ले रहे थे, अब आप कितना ले रहे हो, 24 ग्राम। 24। बस इतना सा काम कर लो। मतलब जो लोग यूरिक एसिड बढ़ने पे पूरा प्रोटीन छोड़ देते हैं वो गलत है। बिल्कुल गलत है, प्रोटीन की क्वांटिटी को कम कर दो, क्वांटिटी को कम कर दो, बिल्कुल बंद मत करो, कि बॉडी को नुकसान होगा। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, इनफैक्ट मेरे फादर भी हैं, मेरे फादर बहुत चूजी हैं खाने के मामले में, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। हाँ। उन्होंने बहुत साल बहुत परहेज करा है, मुझे लगता है कम से कम 10 साल परहेज करा है, सिर्फ इसीलिए कि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और उनका बढ़ भी जाता है। वो बहुत परहेज करते हैं, बढ़ जाता है। इसी तरह से मेरे एक पेशेंट हैं, सरदार जी हैं, बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर मेरे पास आते हैं, वो हर महीने में एक बार जरूर आते हैं, सिर्फ इसको दिखाने के, डॉक्टर साहब मैं देखो जी यूरिक एसिड की रिपोर्ट कराई, मैं आपकी दवा खा रहा हूँ, मेरा यूरिक एसिड सही है, और मैंने परहेज नहीं करा है बिल्कुल पूरे महीने। ये भी बता के जाएंगे, डॉक्टर साहब आपकी दवा खा रहा हूँ, मैंने परहेज नहीं करा है पूरे महीने, पर मेरा यूरिक एसिड सही है। तो वो डॉक्टर साहब वही दवा बनवा दो जरा सा। अच्छा, मतलब वो खाने पे परहेज नहीं करना चाहते लेकिन दवाई भी खाना चाहते हैं। हाँ, वो दवाई इसलिए खा रहे हैं कि यूरिक एसिड ना बढ़े। हाँ। और इन्हें एलोपैथी नहीं खानी है, क्योंकि एलोपैथी वो उन्हें डर लगता है, एलोपैथी नुकसान कर देगी, लिवर किडनी बिठा देगी। तो होम्योपैथी दे दो, और होम्योपैथी से मेरा सही भी चल रहा है यूरिक एसिड, पर मेरी जबान पे कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। वैसे तो सर हम एलोपैथी के क्या साइड इफेक्ट है उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है किसी और को टारगेट करना। हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, वो कोई प्लान ऑफ ट्रीटमेंट गलत नहीं है। हाँ। वो जमाने के हिसाब से प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है। एलोपैथी सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो जमाने के हिसाब से प्लान ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हें पता है डॉक्टर पेशेंट परहेज नहीं करेगा, तो दवाई दे दो, जिंदगी भर दवाई खाएगा। होम्योपैथी में दवाइयां हैं क्या जो यूरिक एसिड को ठीक कर सके? हिमांशु जी, बहुत सारे, मैंने आपसे अभी क्या सरदार जी का एग्जांपल क्यों दिया, हाँ। कि सरदार जी आ रहे हैं महीने में एक बार, और मुझे आके रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, और खुशी से कह भी रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखो मैंने परहेज नहीं करा है, लेकिन मेरा यूरिक एसिड कम है, वही दवा बनवा दो। तो फिर कौन सी दवा है? मतलब देखिए, दवाएं तो मतलब जितना मैंने आपके साथ आज तक पॉडकास्ट किए हैं, तो ऐसा कहा जाता है होम्योपैथी में कि हर बीमारी के लिए लगभग 200-300 दवाइयां हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे हिमांशु हमें डिस्कशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली गलती कहाँ पे हो रही है। दवाइयाँ 2 कैटेगरी की होती हैं, एक तो पेशेंट स्पेसिफिक, एक डिजीज स्पेसिफिक। अच्छा। तो कुछ दवाइयाँ डिजीज स्पेसिफिक भी है, कुछ दवाई पेशेंट स्पेसिफिक भी है। अब सपोज करो आप मुझे कहना चाहते हो कि मेरे को एलोपैथी की मेडिसिन नहीं खानी जिंदगी पर, तो मुझे यूरिक एसिड कम करना है, ठीक है। एक तो पेशेंट हो गया ये। दूसरा पेशेंट वो है जो दर्द से परेशान है यूरिक एसिड की वजह से, जिससे हो गई गठिया, गाउट। अब उसका यूरिक एसिड भले ही चाहे कम हो या ज्यादा हो, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो दर्द बढ़ जाएगा, पर अगर यूरिक एसिड कम भी है तो भी उसको दर्द है, उतना नहीं है, पर देर आर चांसेस कि बढ़ते ही दर्द बढ़ जाएगा। अब ये 2 कैटेगरी ऑफ पेशेंट है, एक यूरिक एसिड इन रिपोर्ट्स है क्लिनिकली, पर सिम्टोमेटिक नहीं है पेशेंट के अंदर, गाउट नहीं है। अभी यहाँ पे रिपोर्ट्स में भी है और गाउट भी है, दोनों चीज, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। हाँ। यहाँ पे हमें जो इलाज करना है गाउट वाले पेशेंट का, गठिया वाले मरीज का, वो गठिया के हिसाब से प्लस यूरिक एसिड के हिसाब से करना है। और जिस मरीज को सिम्टम नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, हमें सिर्फ किडनी से फ्लशिंग इंप्रूव करनी है। अच्छा। यूरिक एसिड अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन सिम्टम नहीं है और एक को सिम्टम है, जनरली यूरिक एसिड के सिम्टम क्या होते हैं और कहाँ से शुरू होते हैं? अब सपोज करिए, नॉर्मली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी मेरे पैर के बड़े वाले बिग टो में दर्द हो रहा है, पैर का बड़ा अंगूठा, उस बिग टो में मेरे दर्द हो रहा है। वो यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा साइन होता है। जब यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए, प्रोलॉन्ग बढ़ जाए, उस एरिया में दर्द होने लग जाएगा। उसके पास की जो हल्की सी हड्डी बाहर को निकली हुई होती है, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत जबरदस्त दर्द होगा, पैर रखने में दिक्कत आएगी। इतना ही नहीं, लोगों के एड़ी में भी दर्द होता है, तो एड़ी में दर्द बढ़ने का भी कारण जो है वो यूरिक एसिड से जुड़ा हुआ है। अच्छा। वहां पे कहीं ना कहीं प्लांटर फैसाइटिस भी लोगों को होता है, टेंडनाइटिस भी होता है। इतना ही नहीं, हाथों की उंगलियों में दर्द होना,
सुबह उठने के बाद पूरा शरीर जकड़ा हुआ महसूस करना, अकड़न महसूस होना, जॉइंट में फ्रीडम ना होना, जॉइंट फ्रीली मूव ना कर पाना, ये सारे यूरिक एसिड के साइंस हैं। हर बार आपने प्यूरिन प्यूरिन नाम लिया है कि किडनी ठीक से प्यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाती, मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती, तो वो बॉडी में ही वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन्स वही अमीनो एसिड्स हैं जो कि, अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में। तो अब जो अमीनो एसिड शरीर के अंदर रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं वो सारे के सारे प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन से वो बाकी जितने रिमेनिंग है तो एक्सक्रीट आउट कर जा रहे हैं। अब क्या होता है, किडनी डिजीजेस होती हैं, तो किडनी में बीमारी हुई तो क्या होगा, किडनी प्रोटीन फेंकना शुरू करती है ना, उसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन पास हो रहा है, एल्ब्यूमिन पास हो रहा है। क्या मतलब है इसका, कि शरीर प्रोटीन को फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। अभी यूरिक एसिड के केस में क्या हो रहा है, यूरिक एसिड भी इनिशियल किडनी डिजीज का ही एक पार्ट है। वो एक्चुअली पूरी तरह से किडनी डिजीज का पार्ट नहीं है, पर पार्शियली किडनी डिजीज की वजह से ही हो रहा है कि आपकी किडनी क्या कर रही है, प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि आपने अपनी डाइट में जो प्रोटीन लिया, जो प्रोटीन के संग में ऑक्सलेट्स भी खाए, ऐसी चीजें खाई जो इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं थी। तो ज्यादा ऑक्सलेट खाएंगे तो पथरी भी बनेगी और यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। यानी अगर हमने समय रहते यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारी किडनी को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली इफेक्ट जरूर करेगा। क्योंकि एक तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हम्म वो प्रोटीन्स बाहर जा रहे हैं, प्यूरिन बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, और हम उल्टा उसी यूरिक एसिड को कम करने के लिए कोई एलोपैथी दवाइयाँ या कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं, और हम डाइट में अपने कंट्रोल नहीं कर रहे तो हैं। हमारी किडनी की फ्लशिंग नहीं हो रही, तो धीरे धीरे करके इसकी वजह से हमारा ऑर्गन इफेक्ट होगा। ऐसे पेशेंट्स आप अक्सर देखेंगे कि जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, रिसर्च बोलती है 30% से ज्यादा पेशेंट्स बीपी से भी परेशान है। और आप ये जानते हैं कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनकी किडनी इफेक्ट जरूर होती है। तो किडनी, हार्ट, फिर उनकी धीरे धीरे पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यूरिक एसिड आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जरूर है, लेकिन वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एक ऑर्गन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके लिए उस ऑर्गन का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो फिर यूरिक एसिड वाले लोग प्रोटीन को कम करें या अपने फूड में से प्यूरिन को कम करें? देखिए, मैंने क्या बोला, 0.3 ग्राम पे आ जाओ पर किलोग्राम बॉडी वेट पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोटीन तो खाओगे और प्रोटीन शरीर में लगेगा भी, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियोगे तो ऑक्सीडेट्स अगर जाएंगे भी तो डिसॉल्व होंगे और एक्सक्रीट आउट होंगे। आज अगर सुबह ज्यादा ऑक्सीलेट खा लिया, सपोज पालक का साग आपने आज सुबह खा लिया, तो आपने हाई ऑक्सीलेट फूड भी खा लिया, हाई प्यूरिन फूड भी है वो। तो अगर आपने सुबह पालक का साग खाया है, बढ़िया पालक पनीर खा लिया सपोज करो, तो पालक पनीर जैसी जो डिश है वो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए काफी खराब हो सकती है अगर ज्यादा मात्रा में खा ली जाए तो, क्योंकि आपने प्रोटीन भी ले लिया और आपने ऑक्सलेट्स भी ले लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा। अब यहीं आप उसकी मात्रा कंट्रोल कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको अपना फूड सोर्स समझना पड़ेगा। तो अगर आप सपोज करो कि आप मोटा अनाज खा रहे हो तो आप यूरिक एसिड से काफी हद तक बचोगे, क्योंकि आपका पेट साफ रहेगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, तो किडनी में भी चीजें अच्छे से पहुंचेंगी। सिमिलरली अगर आपका पानी हल्का है, अब आप सोचिए कि यूरिक एसिड के कई सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो बिस्लरी वाली कैन का पानी पीते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी का हाइड्रेशन ही नहीं होता, टीडीएस बहुत लो हो जाता है पानी का। जब बॉडी आपको डिहाइड्रेट ही नहीं कर पा रही है तो फिर यूरिक एसिड कहाँ से चला जाएगा, वो तो किडनी का वेस्ट है ना, वो इफेक्ट वापस दोबारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो पानी भी मैटर करता है। बहुत मैटर करता है पानी, सिर्फ फूड ही मैटर नहीं करता, हाइड्रेशन भी मैटर करता है। सिमिलरली विटामिन सी, ऐसे पेशेंट्स के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत है। अगर आप विटामिन सी की कमी भी यूरिक एसिड में प्रॉब्लम है। विटामिन सी बेसिकली आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहा है, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो वो क्या कर रहा है, जो फ्री रेडिकल्स है वो आपके शरीर को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। तो आप अगर विटामिन सी ले रहे हो तो आप अपने शरीर से फ्लशिंग कर रहे हो, डिटॉक्स कर रहे हो अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग क्या कहते हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए कहते हैं कि उनको लेमन वाटर जरूर लेना चाहिए, हल्के से गुनगुने पानी में लेमन वाटर जरूर क्यों लेना चाहिए। आप सुबह सुबह विटामिन सी का शॉट ले लेते हो ना, वो आपकी किडनी को फ्लश कर देता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स देता है बॉडी में, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है बॉडी का। तो ये सब चीजें किस पे फर्क डाल रही हैं, आपके ऑर्गन के फंक्शन पे फर्क डाल रही हैं।
तो यूरिक एसिड सिर्फ एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। आप उसकी वजह से गाउट हो रहा है, उसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, और आप उस वेस्ट को बाहर फेंकने के ऊपर कोशिश नहीं कर रहे हो। आप बस चाहते हो मैं गोली खा लूं और शरीर अपने आप उसे फेंकता रहे, चाहे मैं खाऊं कुछ भी, कुछ भी खाऊं, कितना भी खाऊं, कितनी भी मात्रा में जाए, बस मेरा शरीर उसे फेंकता रहे और मुझे सिम्टम ना आए, इसलिए मुझे एक दवाई, एक गोली दे दो। ये आपकी डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड है फ्रॉम अ डॉक्टर। लोगों की डिपेंडेंसी सिर्फ गोली पे रह गई है, खुद की लाइफस्टाइल में बदलाव करना नहीं चाहते, नहीं चाहते, इसलिए प्रॉब्लम कभी ठीक भी नहीं होती। कभी ठीक नहीं होती। तो आप मतलब लोगों पे ना सर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैंने आज तक जितने यूरिक एसिड के पेशेंट देखे हैं वो ना प्रोटीन छोड़ देते हैं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं प्यूरिन रिच फूड मेन प्रॉब्लम है। तो कौन कौन से फूड ऐसे हैं जिनमें प्यूरिन होता है और यूरिक एसिड वाले को कंट्रोल करने की जरूरत है? अब देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी आप खा रहे हैं, जैसे सरसों का साग खा रहे हैं, हाई प्यूरिन फूड है। आप पालक का साग खा रहे हैं, हाई प्यूरिन फूड है। आप राजमा खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कॉम्प्लेक्स फाइबर है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, उसमें सब में हाई ऑक्सलेट है, प्रोटीन भी है, लेकिन फिर वो प्यूरिन भी ज्यादा है। प्यूरिन भी ज्यादा है। तो जितने कॉम्प्लेक्स फूड है जिनको शरीर में पचने में समय ज्यादा लगता है, उसमें सब में प्यूरिन है। अच्छा, सारे जिनमें भी सब समय में ज्यादा है प्यूरिन। प्यूरिन कोई गलत चीज थोड़ी है। बेसिकली कोई चीज अगर आप सही मात्रा में खा रहे हो, सही से चबा के खा रहे हो, बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रभु ने चीजें बनाई है, सब चीजें सबके अंदर है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ऐसे तो मूंग दाल में भी प्यूरिन है, पर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। इसीलिए तो कोई भी मरीज होता है, मूंग की दाल खिलाओ, किसी अस्पताल में एडमिट करो, मूंग की दाल खिलाओ, कंपैरेटिवली हेल्दी मानी जाती है, कंपैरेटिवली हेल्दी है। ठीक है। तो सिमिलरली अभी आप काला चना खाएंगे, लोबिया खाएंगे, छोले खाएंगे, मटरा खाएंगे, आप हरी पत्तेदार सब्जियों में जितने भी साग हैं कोई से भी खाइए, खासकर भारी साग, चौलाई का साग आइए, चने का साग खाइए, चाहे आप वो जो सोयाबीन का साग होता है वो खाइए, चाहे आप ये जो पालक का साग होता है वो खाइए। जितने भी हैवी साग हैं, भारी साग हैं, वो सब चीजें भारी क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर जो बेसिकली फाइबर है वो बहुत हार्ड फाइबर है, वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है। तो वो उस चीज को डाइजेस्ट होने में शरीर को समय लगता है, डाइजेस्ट करने में समय लगता है। जिस चीज को डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, आप हाइड्रेट नहीं करोगे बॉडी को, तो वो सब चीजें बॉडी के अंदर ही तो घूमती रहेंगी ना, और जब बाहर फ्लश आउट नहीं हो पाएंगी तो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होंगी। सीधी सीधी कहानी सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी कहानी। मतलब यूरिक एसिड वाले को ऐसा भोजन करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखो, विटामिन सी की कमी मत होने दो, आप बिल्कुल सही रहोगे। आप सपोज करिए, बड़ा इजी तरीका बताता हूँ, सर्दियों में जो भी यूरिक एसिड के मेरे पेशेंट्स हैं, मैंने उनको सबको बता रखा है कि आप एक सूप जो है वो डेली पी लिया करो। रोज एक सूप, रोज 1 कप सूप डेली पी लिया करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर्दियों में पानी पीना बड़ा मुश्किल है। अभी भी हम शूट कर रहे हैं तो आई बिलीव बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री से कम तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझो कि ऐसे टेम्परेचर में पानी कितना पी सकता है पेशेंट? नहीं पी सकता। तो मैं ऐसे पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, भाई 3 पीने वाली चीजें जरूर पियो। कि एक तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि दालचीनी का पानी सुबह सुबह जरूर पियो, खाली पेट। दालचीनी का काढ़ा, एक टाइप के दालचीनी का काढ़ा टाइप का। वो उससे क्या होगा कि वो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। तो उससे आपका ब्लड शुगर इम्प्रूव करता है, इनडायरेक्टली आपके किडनी का अफेक्शन लिमिट हो जाता है। ठीक है, फ्लशिंग बहुत अच्छे से होती है। तो किडनीज होती हैं वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कम जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, काम करो नींबू का पानी पी लो। कुछ नहीं पी सकते तो ऐसा करो कि आप नींबू वाली चाय पी लो, लेमन टी पी लो, सबसे बढ़िया। कुछ मत सोचो, आप अगर लेमन टी पी रहे हो तो लेमन टी आपको बहुत बढ़िया डिटॉक्स कर रही है, विटामिन सी दे रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। दूध की चाय मत पियो। और लास्ट में सूप पी लो। सूप में क्या डालो? टमाटर, गाजर, चुकंदर। चुकंदर 1/4 से ऊपर मत डालो, कसेला होता है वो भी, उसके अंदर भी प्यूरिन की मात्रा कभी कभी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा मात्रा में लेने पे। ठीक है, फिर टमाटर डालिए, गाजर डालिए, चुकंदर डालिए, आप इसके अंदर कच्ची हल्दी डालिए, आंवला डालिए, और जब बना रहे हैं तो उसके बाद काली मिर्च डाल दीजिए। आप ये डेली पी के देखिए, आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। ये 3 ड्रिंक्स आपके यूरिक एसिड को सर्दियों में आराम से इंप्रूव रखेंगी। और दूध से बनी चीजें लेनी चाहिए क्या यूरिक एसिड में? नहीं, वही बात है कि आप दूध ले रहे हो तो दूध के अंदर एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीटोसिन लगा हुआ आ रहा है। अगर अपने घर की गाय का दूध है जिसे हरा चारा खिला रहे हो तो वो दूध नुकसान नहीं करेगा ना आपको।
अब आप सोचो कि जो लोग पहलवानी करते हैं वो 2-2 लीटर दूध पी लेते हैं, लेकिन भाई वो उतना ज्यादा फिर मेहनत भी तो कर रहे हैं ना शरीर के ऊपर। 2 लीटर दूध पी रहे तो क्या पानी नहीं पी रहे पूरे दिन में? पी रहे हैं। खूब पी रहे हैं। क्या बादाम रगड़ा नहीं पी रहे? खूब पी रहे हैं। लेकिन मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, तो सब कुछ निकल जा रहा है उनकी बॉडी से, फ्लश आउट हो जा रहा है, पसीने के थ्रू फ्लश आउट हो रहा है और यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो रहा है। हम्म, आपने कहा कि इजी टू डाइजेस्ट फूड करना खाना चाहिए। कई लोग अब सवाल ये पूछेंगे कि हमें पनीर बहुत पसंद है और हमें पनीर पच भी जाता है, हम्म। तो क्या यूरिक एसिड वाले पनीर खा सकते हैं? पनीर, अब पनीर का टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। पनीर पे तो कितना यूट्यूब सोशल मीडिया पे डिस्कशन हाँ हुआ है। जी। भाई अगर आपके घर का पनीर है, मैंने ये चीज खुद नोटिस करी है कि मैंने जब से अपने घर पे पनीर बनाना शुरू करा है, उस पनीर का स्वाद मार्केट से लाए हुए पनीर से बहुत अलग है। मेरे घर पे बना हुआ पनीर बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है। ऐसा लगता है वो बिल्कुल घुट जाता है। वो पनीर क्यूब्स वाला पनीर रह ही नहीं जाता, वो बिल्कुल घुट जाता है, मैश हो जाता है। आप उसे कितना भी प्रेस कर लो फिर भी मैश हो जाता है, बाइंड नहीं करता। तो शरीर में इतना इजीली एब्जॉर्बेबल है कि वो पनीर नुकसान नहीं करता। पनीर की क्वालिटी, जितना मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, जितना माइन्यूट, जितना इजीली डाइजेस्टेबल हाँ। आप उसे लेंगे उतना इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या यूरिक एसिड वाला शराब पी सकता है या बियर? हाँ, तो बियर पीने वालों के संग तो और भी अच्छा है ना। वो बियर पीते हैं कि ताकि मुझे यूरिन का फ्लो अच्छा हो, यूरिन ज्यादा आए। हाँ। पर लेकिन हाई ऑक्सलेट भी तो लेते हैं बॉडी के अंदर। हाँ, चखना। नहीं, बियर में खुद ऑक्सलेट कंटेंट अच्छा, बहुत ज्यादा होता बियर है। में भी होता है? क्यों नहीं होता? जौ से बनी है ना। हाँ, हाई ऑक्सलेट कंटेंट है। बार्ले से ही तो बनती है, तो हाई ऑक्सलेट कंटेंट है। तो हाई ऑक्सलेट कंटेंट बॉडी में जाता है तो वो, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है, तो डायूरेटिक है, पेशाब ज्यादा बनाता है। पर एट द सेम टाइम ऑक्सलेट भी तो दे रहा है बॉडी में। तो ना पिए। ना पिए। और एक चीज, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या यूरिक एसिड बढ़ने के बाद नॉनवेज खा रेड सकते हैं? मीट से सबसे ज्यादा बढ़ता है। रेड मीट? रेड मीट, जो लोग रेड मीट खाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूरिक एसिड की परेशानी, रेड मीट मत खाइए। आप एग प्रेफर करिए, फिश प्रेफर करिए, चिकन भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये भी क्वांटिटी कम जो आपने क्वांटिटी बताया। कम रखिए, लिमिट में खाइए। रेड मीट खाएंगे तो कम में खाएं, ज्यादा में खाएं, यूरिक एसिड जरूर बढ़ेगा। तो लास्ट में, अब होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कोई भी यूरिक एसिड वाला पेशेंट ले सकता है और वो लेना सेफ है, मतलब उसका उसकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा? जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपने अभी तक ये पॉडकास्ट पूरा सुना है तो जो बातों का मैंने आपसे कहा है, मैंने 3 ड्रिंक्स के बारे में चर्चा करी है। आपने नहीं सुनी हो तो वापस बैक चले जाइए, वो 3 ड्रिंक्स के बारे में सुन लीजिए। अगर आप वो 3 ड्रिंक्स पी रहे हैं और प्रोटीन कंटेंट आपका 0.3 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से है और आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, तो होम्योपैथी की ये 2 दवा आपके यूरिक एसिड को निश्चित कम करके दिखाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, जब भी हम लोग शुरू में यूरिक एसिड की दवाइयां देते हैं तो इनिशियली रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि जब होम्योपैथिक दवा काम करती है तो बॉडी में जहां जहां पे भी डिपॉजिटेड यूरिक एसिड होता है वो सब बाहर को आता है। अच्छा। और यूरिक एसिड अपने आप में एक इनकम्प्लीट टेस्ट है, हम्म। क्योंकि वो सिर्फ ब्लड में फ्लोइंग यूरिक एसिड बताता है। अब वो किडनी से पहुंचने वाला, में जाने वाला यूरिक एसिड है या शरीर से बाहर निकलने वाला यूरिक एसिड है, इसके बारे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इट इज जस्ट यूरिक एसिड। तो जब हम होम्योपैथिक दवा देते हैं तो हमेशा शुरू की रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिखता है, पर पेशेंट के सिम्टम कम हो जाते हैं। सिम्टोमेटिकली पेशेंट बहुत बेटर दिखता है, और फिर दूसरी रिपोर्ट तक आते आते वो यूरिक एसिड डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब फ्लशिंग शुरू हो गई, किडनी से बाहर निकलने लग गया। तो अगर कभी भी होम्योपैथिक दवा खाएं और आपको लगे कि शुरू में आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो प्लीज बिल्कुल ना घबराएं। ये दवाई का ही काम करने का एक तरीका है, जो भले ही लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा रिपोर्ट के अंदर, पर सिम्टोमेटिकली आपको परेशान नहीं करेगा, तकलीफ बढ़ेगी नहीं। दवाई कौन सी? 2 दवाइयों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपको 8 हफ्ते रेगुलर खा के देखनी है, और इसी कमेंट सेक्शन में आके बताना है कितना फायदा हुआ। वो 2 दवाइयों में पहली दवा हो गई लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम डीप एक्टिंग रेमेडी है, ये किडनी पे भी काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करती है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती है, किडनी की फ्लशिंग अच्छे से कराती है, बॉडी को डिटॉक्स बढ़िया से करती है। पर हर किसी को डिटॉक्स करना हो तो लाइकोपोडियम ना खाइएगा। लाइकोपोडियम लेनी है, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालनी है, दिन में 2 बार। ज्यादा तकलीफ होती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा है तो 3 बार लेनी है। यानी अगर पेट संबंधी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ यूरिक एसिड की परेशानी है, 2 बार खाएं। पेट संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा है तो 3 बार ले लें। 8 हफ्ते रेगुलर लीजिए, और उसके बाद बीच 2 बार रिपोर्ट्स कराइए, एक बार 4 हफ्ते के बाद, एक बार 8 हफ्ते के बाद। आपको खुद देखने को मिल जाएगा।
फिर जो दूसरी दवाई है दैट इज अर्टिका यूरिन्स, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, डायूरेटिक की तरह काम करती है, मात्रा ज्यादा लेनी पड़ती है। ये दवा किडनी से फ्लशिंग कराती है, बॉडी में एब्जॉर्ब यूरिक एसिड को या डिपॉजिटेड यूरिक एसिड को बाहर निकालने में हेल्प करती है। दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं लेना है और कम से कम 15 बूंद दवा मदर टिंचर की आपको लेनी है, अर्टिका यूरिन्स क्यू। 15 बूंद दवा आधा कप पानी में डालिए, एक बार सुबह एक बार शाम कंज्यूम करिए, 8 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए। आप ये 2 दवा खाइए, जो 3 ड्रिंक्स बताइए वो पीजिए, जिस तरह से हमने प्रोटीन पे बात करी है वो करिए, हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए, और इसी चैनल पे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि 4 हफ्ते में रिपोर्ट कितनी बढ़ी और अगले टोटल 8 हफ्ते में रिपोर्ट कितनी कम हुई। तो आई बिलीव लोगों को जवाब मिल जाएगा। और एक चीज और, क्या होम्योपैथी की इन दवाइयों को साइड इफेक्ट है? देखिए, सही मात्रा में ली गई किसी भी नेचुरल दवा का, चाहे वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या यूनानी हो, किसी दवा का साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा मात्रा में प्रोलॉन्ग टाइम तक ली गई किसी भी नेचुरल दवा का साइड इफेक्ट होगा, लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसे कि किसी मॉडर्न मेडिसिन का, केमिकल बेस्ड मेडिसिन का होता है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, यूरिक एसिड से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ क्या है? यूरिक एसिड से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ यही है कि यूरिक एसिड कभी किसी व्यक्ति के जीवन में खत्म होता हुआ लोगों ने नहीं देखा है। हो सकता है खत्म। इसीलिए तो मिथ बोला है इसको, कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, यूरिक एसिड कभी सही नहीं होता है। सबसे बड़ा मिथ है। सबसे बड़ा मिथ है। तो उम्मीद करता हूँ लोगों के इस मिथ को आपने इस वीडियो के माध्यम से तोड़ा है, और अगर मिथ भी टूट गया है तो प्रॉब्लम भी फिर अब जड़ से खत्म हो जाएगी, और फिर लोगों की लाइफ में यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, बशर्ते अगर वो अपनी आपकी इन सारी बातों को फॉलो करें और आपके बताए तरीके से दवाई लें, तो और फिर कमेंट करके बताएं कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं सर इसी तरह से आपके साथ हम लोगों की लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते रहेंगे, ताकि वो इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़े। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी का आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, खास करके होम्योपैथी ट्रीटमेंट, तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि सर का प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन नहीं है, क्योंकि जब सर के साथ वीडियो बनाई ही है तो आप लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि सर से कैसे कांटेक्ट करें, इसलिए सर की कांटेक्ट डिटेल्स हम दे रहे हैं। और अगर कोई और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और सर के साथ स्पेशली किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप बताइए, ताकि हम समय समय पर वीडियोस लाकर आपको हेल्थ के बारे में अवेयर कर सके और आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ ले जा सके। धन्यवाद।